हेलो एवरीवन, वेलकम्स टू ईडू स्टूडेंट। मैं आपका ट्यूटर गोपाल। आज हम लोग क्लास 10th के केमिकल रिएक्शंस एंड इक्वेशंस के बारे में बात करेंगे, जो कि पिछले लेक्चर्स में भी हम लोगों ने बात किया था थोड़ा सा, और आज उसी को आगे बढ़ाएंगे। तो चलिए हम लोग सबसे टाइम को वेस्ट ना करते हुए चलते हैं अपने चैप्टर पे। तो केमिकल इक्वेशन, सबसे फर्स्ट हमारा यही है टॉपिक कि केमिकल इक्वेशन है क्या। केमिकल इक्वेशन रिलेट कीजिए इसको मैथमेटिक्स से, कि जैसे हम मैथ में इक्वेशन सॉल्व करते हैं उसी तरीके से यहाँ पे केमिस्ट्री में भी हम केमिकल से इक्वेशन सॉल्व करते हैं, जिससे आप इस तरीके से देख सकते हैं। जिससे यहाँ NaOH HCl के साथ रिएक्शन करता है, यानी प्लस करता है मैथमेटिकल फॉर्म में हम बोले तो, और ये देता क्या है, न्यू कंपाउंड, यानी कि न्यू फॉर्म देता है NaCl और वाटर के साथ। तो इसी तरीके जैसे मैथ्स में हम कुछ कैलकुलेट करके न्यू रिजल्ट निकालते हैं, उसी तरीके से यहाँ केमिस्ट्री में भी इसे कैलकुलेट करके और एक नया बनाते हैं कंपाउंड। इसी को हम बोलते हैं केमिकल इक्वेशन। तो केमिकल इक्वेशन बेसिकली क्या हुआ कि अगर एक मेथड है रिप्रेजेंटेशन का केमिकल रिएक्शन का सिंबॉलिक फॉर्म में, जो कि हमें हेल्प करता है सॉल्व करने में कुछ पूरे बड़े से बड़े केमिकल को, और सॉल्व करके छोटा फॉर्म में लिखने का। अब इसका दो टाइप होता है, बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन एंड अनबैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन। बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन क्या कहता है कि इफ़ द नंबर ऑफ एटम्स आर इक्वल इन द प्रोडक्ट एंड रिएक्टेंट, अगर रिएक्टेंट में और प्रोडक्ट दोनों साइड में जो एलिमेंट हमने यूज किया है उसका नंबर ऑफ एटम इक्वल हो, यानी जितना नंबर ऑफ एटम मेरा रिएक्टेंट में हो उतना ही प्रोडक्ट में हो, तो उसे हम क्या बोलेंगे, बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन। इसे समझने के लिए हम एक एग्जांपल देखते हैं। तो देखिए यहाँ पे हाइड्रोजन ऑक्सीजन के साथ प्लस कर रहा है, रिएक्शन कर रहा है, और बना क्या रहा है, हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन। दो हाइड्रोजन, दो ऑक्सीजन, दो हाइड्रोजन, दो ऑक्सीजन, इसे हम क्या बोलेंगे, बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन। अब सेकंड चीज आता है अनबैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन। व्हाट इज अनबैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन? तो जिस तरीके से हमने बैलेंस में देखा कि दोनों साइड एटम इक्वल हैं, उसका जस्ट वाइस वर्सा इसमें होगा क्या, इसके दोनों साइड इक्वल नहीं होंगे। सॉरी, यहाँ पे H2O होगा। सॉरी, वो राइट लिखते समय थोड़ा सा मिस्टेक हो गया, उसके लिए सॉरी। तो यहाँ पे दो हाइड्रोजन, यहाँ पे दो हाइड्रोजन, ये तो सही है, प्लस यहाँ पे दो ऑक्सीजन, बट यहाँ कितना ऑक्सीजन है, ओनली वन ऑक्सीजन। ये आपका यहाँ पे बैलेंस्ड नहीं है। तो यहाँ पे हमें कितना चाहिए था, दो हाइड्रोजन दो ऑक्सीजन, तब ये बैलेंस्ड होता। लेकिन यहाँ पे ऑक्सीजन कितना है, रिएक्टेंट में दो है और प्रोडक्ट में ओनली वन है। तो ये आपका बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन नहीं, अनबैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन इसे हम बोलेंगे। चलिए, अब आता है कि अगर बैलेंस्ड अनबैलेंस्ड है तो इसे बैलेंस कैसे करना है। तो इसे भी हमें सीखना चाहिए कि अगर अनबैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन है तो इसे तो बैलेंस किसी तरीके से करना है, तो उसका एक फॉर्म होता है। जैसे हम इसको इस तरीके से देख सकते हैं कि अगर बोथ साइड के एटम को बराबर कर दिया जाए तो वो बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन हो जाएगा। तो यहाँ पे हम क्या देखते हैं, सबसे पहले तो देखिए H2O का रिएक्शन करवाएंगे तो वाटर का फॉर्मेशन होगा, ये हमने समझ लिया। अब इधर देखते हैं हम इसके जस्ट नीचे कि वाटर के साथ हम रिएक्शन हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का रिएक्शन करवा रहे हैं वाटर का फॉर्मेशन करने के लिए। तो यहाँ तो दो ऑक्सीजन, बट यहाँ वाटर में कितना, ओनली वन ऑक्सीजन। इसी को बैलेंस करने के लिए हमने टू से मल्टीप्लाई किया, तो ये ऑक्सीजन जो है ये 2 हो गया। मैं आपको क्लियर करके फिर से दिखाता हूँ। 2 से मल्टीप्लाई मैं करूँगा तो ये कितना हो जाएगा, 2 ऑक्सीजन हो गया। तो 2 ऑक्सीजन इधर भी, प्रोडक्ट में भी, 2 रिएक्टेंट में भी बैलेंस्ड हो गया। अब बट यहाँ पे प्रॉब्लम क्या आ गया कि जैसे ही हमने 2 से मल्टीप्लाई किया तो हाइड्रोजन पहले से 2 था, 2 मल्टीप्लाई किया तो ये तो 4 हो गया। अब इधर भी हमें 4 करना है, तो फिर हमें हाइड्रोजन को भी 2 से मल्टीप्लाई किया, तो 2 इंटू 2 4। अब देखिए 2 इंटू 2 4 हाइड्रोजन, 2 ऑक्सीजन, 4 हाइड्रोजन, 2 ऑक्सीजन, बैलेंस्ड। इस तरीके से हम कोई उस नंबर से मल्टीप्लाई करके उसको बैलेंस कर सकते हैं किसी भी केमिकल इक्वेशन को, और उसका एटम्स को बराबर कर सकते हैं। दोनों साइड का, लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड का जो प्रोडक्ट और रिएक्टेंट रहेगा उसके एटम्स को बराबर कर सकते हैं। तो इसी को हम बैलेंसिंग ऑफ केमिकल इक्वेशन बोलते हैं। अब बैलेंसिंग करने के लिए हमारे पास दूसरे भी पैरामीटर्स जो आते हैं उसे हम थोड़ा देख लेते हैं। तो एक हीट चेंज आता है, जो कि चेंज ऑफ हीट से भी बैलेंस होता है कभी कभी। सेकेंड आपका कंडीशन कुछ आता है, जैसे कैटलिस्ट वगैरह कुछ यूज करते हैं जिससे कि रिएक्शन हमारा फास्ट हो जाता है और बैलेंस्ड फॉर्म में आता है।
इंट्रोडक्शन ऑफ स्टेट, स्टेट भी कुछ चेंज करता है, स्टेट्स के बारे में हम लोग 9th क्लास में पढ़ चुके हैं, तो उसी के स्टेट को भी यहाँ पे यूज करेंगे, सॉलिड लिक्विड गैस को। तो चलिए सबसे फर्स्ट मेरा क्या है, टेम्परेचर, इसके बारे में हम बात कर ले। टेम्परेचर 2 टाइप्स के होते हैं, एक इंडोथर्मिक, सेकंड एक्सोथर्मिक। तो एक एक्सोथर्मिक और इंडोथर्मिक, ये दोनों होते हैं। एक्सोथर्मिक में क्या होता है कि ये हीट रिएक्शन के टाइम हीट इवॉल्व करते हैं, हीट निकलता है यहाँ से। जैसे हमने क्लास 9th में एक चूना पत्थर के बारे में पढ़ा होगा कि हम जब चूने में वाटर को डालते हैं तो वो कुछ देर पे के बाद उसका कंटेनर जो रहता है जिसमें डालते हैं वो हीट इवॉल्व करता है, हीट निकलता है वहाँ से। इसी तरीके से हम इसे क्या, एक और एग्जांपल अभी जो है उसे देख सकते हैं कि CO2 कार्बन डाइऑक्साइड के एग्जांपल से देख सकते हैं। तो कार्बन का रिएक्शन करवाया ऑक्सीजन से, तो ये क्या दिया, कार्बन डाइऑक्साइड दिया, तो ये साथ में हीट भी देता है। तो ये इस रिएक्शन से आप कह सकते हैं कि ये हीट इवॉल्व कर रहा है किसमें, इन्वायरमेंट में। तो ऐसे रिएक्शन को क्या बोलते हैं, एक्सोथर्मिक रिएक्शन बोलते हैं। अब आती है बात इंडोथर्मिक, सेकंड क्या है, इंडोथर्मिक। तो ऐसा केमिकल रिएक्शन जो इन्वायरमेंट से हीट ले, क्या था, एक्सोथर्मिक में हीट इवॉल्व कर रहा था, छोड़ रहा था, वो निकल रहा था वहाँ से, लेकिन इंडोथर्मिक में क्या होगा, वो हीट लेगा। तो ऐसे रिएक्शन को हम क्या बोलते हैं, इंडोथर्मिक रिएक्शन बोलते हैं। एब्जॉर्ब हीट ड्यूरिंग द केमिकल रिएक्शन इज नोन एज इंडोथर्मिक रिएक्शन। तो इससे समझने के लिए हम देखते हैं, नाइट्रोजन का रिएक्शन हमने ऑक्सीजन के साथ करवाया, तो ऐसे करवाया तो नहीं हुआ, लेकिन जैसे ही हमने हीट दिया, अब क्या कर रहे हैं हम, इसे हीट दे रहे हैं, हीट दे रहे हैं, हीट दिया तो ये नाइट्रोजन डाइऑक्साइड का फॉर्मेशन कर दिया, यानी कि NO2 का फॉर्मेशन कर दिया, हो गया। तो यहाँ इसे हम क्या बोलते हैं, इंडोथर्मिक रिएक्शन बोलते हैं। अब कंडीशंस क्या था, जो कैटलिस्ट या कंडीशन हम जो यूज करते हैं, तो किसी रिएक्शन को यूज करने के लिए इस एरो के ऊपर कुछ अगर लगा दिया जाए या कुछ दे दिया जाए जिससे कि जो रिएक्शन हो रहा है वो बैलेंस हो जाए और एक नया कंपाउंड का फॉर्म करे, उसे हम बोलते हैं कैटलिस्ट। जैसे यहाँ पे 300 ATM प्रेशर पे एंड 300 डिग्री सेल्सियस पे ZNO प्लस CrO3 का हम यूज कर रहे हैं, किसके बनाने के लिए, मिथानॉल या मिथाइल अल्कोहल को बनाने के लिए यूज कर रहे हैं। तो इसे हम क्या बोलते हैं, कंडीशंस बोलते हैं या कैटलिस्ट बोलते हैं। अब स्टेट का इंट्रोडक्शन क्या होता है, तो जैसे आपने देखा होगा हर एक जगह जहाँ भी केमिकल इक्वेशन लिखाता है, केमिकल रिएक्शन लिखाता है, तो उसमें ये SL एक्वा या गैस देखा होगा, तो इसी को हम बोलते हैं। L का मतलब होता है लिक्विड स्टेट, S का मतलब होता है सॉलिड स्टेट, G का मतलब होता है गैसियस स्टेट एंड एक्वस, AQ का मतलब होता है एक्वस स्टेट, यानी कि वाटर के साथ मिला हुआ कोई एसिड बेस जो आप यूज कर रहे हैं उसे वाटर के साथ अगर हम सॉल्यूबल करवा देते हैं, वाटर के साथ जो सॉल्यूबल हो जाता है उसे हम एक्वस फॉर्म बोलते हैं। इसी तरीके से देखिए, सोडियम मेरा क्या है, यहाँ पे सॉलिड स्टेट में है, लिक्विड स्टेट में क्या है, वाटर है। इस दोनों के मिलने से जो नया कंपाउंड मेरा बन रहा है सोडियम हाइड्रोक्साइड, वो किस फॉर्म में है, एक्वस फॉर्म में है। और फिर से यहाँ पे हाइड्रोजन किस फॉर्म में इवॉल्व हो रहा है, गैस फॉर्म में इवॉल्व हो रहा है। तो ये मेरा इंट्रोडक्शन ऑफ द स्टेट था। तो स्टेट के बारे में हम लोगों ने यहाँ से जाना। अब नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग आएंगे तो टाइप ऑफ केमिकल रिएक्शन के बारे में पढ़ेंगे कि टाइप कितने तरीके के केमिकल रिएक्शन होते हैं, जैसे एडिशन रिएक्शन, कंबशन रिएक्शन, इस तरीके के रिएक्शन हैं जो उसके बारे में हम लोग चर्चा करेंगे। तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें एंड शेयर करें एंड ईडू स्टूडेंट को जितना ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि हमें भी अच्छा लगे और आपके लिए और ज़्यादा प्रेरित होकर हम वीडियो बनाते रहें। थैंक यू।